जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्क्रीन नज़र आ रही सब लोगों को? देखिए, कल हमने जब पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पढ़ना शुरू किए थे, तो हमने पीरियड 2 और पीरियड 3 को प्लॉट करने के बाद 3 बातें नोट की थी। नंबर 1 कि दोनों पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज ही हो रही है। दूसरी बात हमने नोट की थी कि ग्रुप 2 से ग्रुप 3 पे दोनों में ड्रॉप आ रहा है, और तीसरी बात हमने नोट की थी ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में भी दोनों में ड्रॉप आ रहा है। अब हमने अपनी डिटेल एनालिसिस कर ली है सब चीज़ों की, और अब हम इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है कि आयनाइजेशन एनर्जी मुसलसल क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब ये कि जी मुसलसल जो है आपका प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है और आपका एटम का साइज कम हो रहा है मुसलसल, और शील्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास। ठीक है, तो जवाब है कि जब as we move across a period, the general trend is for the first ionization energies to increase. That is, it gets difficult to remove the electron. This can be explained because the number of proton is increasing. आहिस्ता आहिस्ता प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। All the extra electrons are roughly at the same energy level. ज्यादातर इलेक्ट्रॉन नए शेल में नहीं, उसी में आ रहे हैं। इसका मतलब है अट्रैक्शन सेम है। और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, फिफ्थ पॉइंट, वो ये है कि एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। एटम का रेडियस भी मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी मुसलसल बढ़ रही है।
सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, why drop between group 2 and 3? ग्रुप 2 और 3 के बीच में ड्रॉप क्यों आ रहा है? इसका जवाब ये है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसका जवाब ये है कि अगर आप एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 3 के पी में से, जबकि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकल रहा है 3 के एस में से। तो जब आप ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में जाते हैं तो आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है, एस से पी में चले जाते हैं। पी जो है वो एस से दूर होता है, पी एस से दूर होता है और ज्यादा शील्डेड होता है, ठीक है। पी सब शेल is more shielded than 3p level 3s से 3p subshell is more shielded than 3s subshell, उसमें शील्डिंग भी ज्यादा है। देखिए मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है? मैग्नीशियम को सिर्फ 2, 2 और 6 की शील्डिंग है। एल्यूमिनियम को कितने की शील्डिंग है? 2, 2, 6 और 2, 8, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास मोर शील्डिंग है। ये समझ में आई बेटा? तभी आयनाइज एनर्जी एल्यूमिनियम की लोअर हो गई है, जिसकी वजह से आयनाइज एनर्जी क्या हो गई है? लोअर। बताएं बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन जो था कल हमारा, वो ये था कि वाई द ड्रॉप बिटवीन ग्रुप 5 एंड 6, जैसे कि फॉस्फोरस, एग्जाम्पल फॉस्फोरस 15 एंड सल्फर 16। तो इसका जवाब आपके पास ये है, इसको आप पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। आप ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है ना ऑर्बिटल में, ये इसकी वजह है। ये वाली पेयरिंग है, जिसको स्पिन पेयर रिपल्जन भी कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो
ऑक्सीजन या सल्फर से, एनी ग्रुप 6 एलिमेंट से, तो इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर्ड पी ऑर्बिटल। पेयर्ड पी ऑर्बिटल ये इधर होता है, ये वाला होता है। जब आप इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो ग्रुप 5 में से किसी से भी, तो वो प्रेजेंट होता है अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल में, इधर होता है वो, अनपेयर्ड में होता है, ठीक है, और वो पेयर्ड में होता है। पेयर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो मेन आंसर है कि पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, इसलिए उनको रिमूव करना आसान होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। तो ये हमारे कल बातें जो हमने पढ़ी थी, पर मैं इसके नोट्स लिखवा नहीं पाया था, ऑल्दो ये सब कुछ आपके पास अलग अलग लिखा हुआ है वहां पर, ये जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए इसमें सब कुछ है, बट मैं इसमें भी एक जगह कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा सीक्वेंस मिल जाए कि आप क्या पढ़ रहे थे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपने स्पिन पेयर रिपल्जन फोर्थ फैक्टर भी पढ़ लिया, ठीक है। आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, तो ये टॉपिक इस तरह से है कि when multiple electrons are removed from an atom, step by step, then it can be observed that the successive ionization energies are in an increasing order. Example है कि removing all electrons from following, इनमें से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें।
ये आपका होगा ग्रुप 1, ये आपका होगा ग्रुप 2 और ये आपका हो जाएगा ग्रुप 3। ठीक है, तो अगर आप लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है 519, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है 7300 और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है 11800। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डेटा। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक ही एटम में से जब हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही होती है। सही है, तो उसकी दो वजूहत हैं। ठीक है, पहली वजह ये है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन is removed from an atom। पहला इलेक्ट्रॉन एक एटम में से रिमूव होता है। फर्स्ट कैन लिथियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जिसके बाद लिथियम पॉजिटिव बना। इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपकी आ रही है 519 किलो जूल्स पर मोल। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम में से नहीं निकलता, वो कैटाइन में से निकलता है। ठीक है, एटम और कैटाइन में फर्क होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन 3 थे, इलेक्ट्रॉन 3 थे। अब यहाँ प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो चुका है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है ये। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं ना, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन is removed from a cation। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट होता है। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे Li प्लस में से, ताकि आप क्या बना सको, Li2+, तो आपको एनर्जी ज्यादा इसलिए लगेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बहुत ज्यादा इसलिए होगी 7300 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्योंकि अब जो एलिमेंट है उसके प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कम थे ऑलरेडी, तो
प्रोटॉन की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ चुकी थी। पहले 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और अब आगे जाके 3 प्रोटॉन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो अगर आप अब 2+ में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो आपके लिए मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स more energy requiring to remove an electron from a cation. कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है एज द अट्रैक्शन। वजह क्या है? क्योंकि अट्रैक्शन जो है बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होगी और तीसरे में उससे ज्यादा क्यों चाहिए होगी। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, प्रोटॉन वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा प्रोटॉन होंगे कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन कम होते साथ। तो पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब एक चला गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे उन पे अट्रैक्शन पहले से बढ़ गई, क्योंकि वो 3 प्रोटॉन 2 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन 2 में से जब एक चला जाएगा और एक रह जाएगा, तो तीनों प्रोटॉन उस एक को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्लियर है सबको बेटा? तो सेकंड बात नोट करने की ये है, यहाँ देखें कि जब भी आपके पास कोई ऐसा
एलिमेंट होता है, जैसे कि हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में से जो लिथियम है ना, ठीक है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी 519 है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी 7300 है। उसकी वजह यह है कि ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके पास लार्ज इंक्रीज है फ्रॉम 519 के मुकाबले में 7100 बहुत बड़ा इंक्रीज है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट केमिस्ट्री नजर आएगी। बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा कि पहले शेल के मुकाबले में दूसरे शेल में एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी आप देखिएगा क्या होता है इसमें। बेरिलियम की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो है 900 फिर 1760। तो ये एनर्जी है, फर्ज करें 900 किलो जूल्स पर मोल, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये हो गई 1760 किलो जूल पर मोल, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये थोड़ी सी हायर क्यों है? हायर एज रिमूव्ड फ्रॉम अ कैटाइन, क्योंकि आपने अब इलेक्ट्रॉन कैटाइन में से निकाला है। पर अगर आप इस एनर्जी को देखोगे ना, इस एटम, इस वाले की थर्ड एनर्जी को, थर्ड एनर्जी 14,800 है। 14,800 एकदम से बढ़ गई आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास ह्यूज राइज है आयनाइजेशन एनर्जी में, ड्यू टू चेंज इन शेल, क्योंकि यहाँ शेल चेंज हुआ है। तो जब भी आपके पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आएंगी और जहां पर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकलता है, तो ग्रुप 1 में क्या होगा कि ग्रुप 1 में फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ही आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। जी, फर्स्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्रुप 2 में सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इंक्रीज आएगा, पर इतना ज्यादा नहीं आएगा। पर बेरिलियम में देखें, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है नीचे वाले शेल में से। अब इसी तरह से अगर आप ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 3 में आपको पता है कि पहले 3, ग्रुप 1 में क्या होगा, ग्रुप 1 में आपके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको पहले से एक्सपेक्टेड होगा ह्यूज राइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पहले से एक्सपेक्टेड है ग्रुप 1 में कि फर्स्ट से सेकंड में बढ़ जाएगी एनर्जी। ग्रुप 2 में आपको पहले से पता है, ग्रुप 2 कहते ही उसे हैं जिसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको पता है कि पहले आपको स्मॉल इंक्रीज दिखेगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं दिखेगा। और फिर आपको एक ह्यूज इंक्रीज दिखेगा, ह्यूज राइज दिखेगा बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि आपको पहले से एक्सपेक्टेड है कि 2 इलेक्ट्रॉन के बाद शेल चेंज हो जाएगा। ग्रुप 3 में आपको पहले से पता है कि यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि स्मॉल राइज, स्मॉल इंक्रीज बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगी। फिर आपको एक ह्यूज राइज नजर आएगा बिटवीन थर्ड
एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम देखते हैं इसको। तो ग्रुप 3 में हमारे पास है बोरॉन। बोरॉन है प्रोटॉन नंबर 5। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बोरॉन की 7992420, 799 फिर है 2420, इसकी एनर्जी है 2420, और तीसरे वाले की एनर्जी है 3660, और ये चौथे वाले की है 25,000। ठीक है, दिस इज ह्यूज राइज। तो ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चंस के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डाटा दिया जाएगा। एग्जामिनर उसमें से दो छोटे इंक्रीज की वजह पूछे जब, तो आप ये बताएं कि यहाँ वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कैटाइन में से निकल रहा है, कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो जब वो लार्ज इंक्रीज की वजह पूछे तो आप देख लीजिएगा वहाँ शेल चेंज हुआ होगा, तो वहाँ आप दो वजूहत दोगे। वहां आप एक वजह दोगे कि भाई कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो वजह तो अपनी जगह काम कर रही है पर वो इतना ज्यादा एनर्जी को नहीं बढ़ाती। साथ में अगर शेल चेंज हो जाए, बैलेंस शिफ्ट खत्म हो जाए और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से निकल रहा हो, तो नीचे वाला शेल न्यूक्लियस से करीब होता है, डिस्टेंस कम हो जाने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो वहाँ एक और फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को जब बढ़ाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूज राइज की एक्सप्लेनेशन में दो पॉइंट आते हैं, स्मॉल राइज की एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा होता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में से निकल रहे हैं आपको इतना ह्यूज राइज नहीं दिखेगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन की वजह सिर्फ ये होगी इलेक्ट्रॉन कैटाइन में से निकल रहे हैं। जब शेल चेंज हो जाएगा तो एक ह्यूज राइज होगा और उसके अंदर आपको दो पॉइंट लिखना पड़ेंगे, कैटाइन वाला तो लिखना ही पड़ेगा। भाई टॉपिक समझ में आया यहाँ तक सबको? सर ये आखिर में जो आपने 2 पॉइंट बताए वो रिपीट कर देंगे? कौन से दो पॉइंट बेटा? सर ये शेल चेंज होने वाला है, एक तो वो रेट एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, और दूसरा कौन सा था? वो तो वही है ना, यही प्रोटॉन वाला फैक्टर। वो न्यूक्लियो चार्ज वाला। वो तो अपनी जगह काम करता रहेगा ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, प्रोटॉन अपनी जगह फिक्स रहेंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, वो तो हमेशा बढ़ेगी। ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, हर इलेक्ट्रॉन निकालने पे बढ़ता रहेगा फैक्टर। पहले +1 से पहले एटम में से निकलेगा, फिर +1 में से, फिर +2 में से, फिर +3 में से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रही है इसका मतलब है। वो तो हर वक्त काम करती है, पर ये चीज आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाती है पर इतना नहीं बढ़ाती। जैसे आप बोरॉन में देखें, बोरॉन में जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसमें क्या हुआ है, 799 से 2420 हुआ है, फिर 3660 हुआ है। बढ़ रही है पर इतनी नहीं। 3660 के बाद 25,000 हुआ है, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से निकल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन शेल हुआ है। सर किसी भी एलिमेंट की जो स्टेट होती है या उसका कलर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना? जी जी। तो सर अगर सारे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम वगैरह की बातें करें तो अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे सारी हम तो कुछ फर्क पड़ेगा उसकी स्टेट पे? इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त तो हर चीज की स्टेट वैसी गैस होती है ना बेटा। सॉलिड से इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलते हैं, वो तो आपने पहली डेफिनेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम गैसियस एटम्स। आपको तो पहले इसको हीट करके गैस बनाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वैसे थोड़ी निकलता है उसमें से। सोडियम सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंक्लूड हो गया भाई, मुबारक हो। अब आपने बुक से पूरा चैप्टर पढ़ लेना है और अब आपने से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन असाइन किए हैं, मैं आपको से कुछ क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, जरा समझ लें, बाकी आपका होमवर्क होगा, वो आपने करना है और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना है। और ये ऑनेस्टी से कर लीजिएगा, ये चैप्टर आसान नहीं है ए लेवल्स के।
इसमें होता क्या है, देखो बेटा, अगर आप अभी टाइम से काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो मैंने बातें अभी बताई इंपॉर्टेंट वो आप भूल जाओगे। अब जब आप बाद में काम करना बैठोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी और अब आप चाहोगे कि भाई मैं आपको दोबारा बता दूं, तो मैं उस वक्त कुछ और पढ़ा रहा हूँगा, और जब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको उसी पे फोकस कराऊंगा, मैं पीछे पे नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए मतलब मेरे पास प्रोविजन ही नहीं है कि मैं पीछे जाकर आपको चीजें दोबारा दोबारा कराता रहूँ। इसलिए जरूरी है कि आप मेरे साथ चलें। जब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे, और ये ए लेवल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए थे, और अब हम कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है कि द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलोजूल्स पर मोल ऑफ एन एलिमेंट एक्स आर गिवन बिलो। मुझे बताएं फर्स्ट से सेकंड में क्या बहुत बड़ा इंक्रीज है? फर्स्ट से सेकंड में क्या बहुत बड़ा इंक्रीज है? फर्स्ट से सेकंड में बेटा माइक अनम्यूट करके बात करें जिसने बात करनी है। सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स में, सिक्स से सेवन में, मुझे बताएं सबसे बड़ा इंक्रीज कहाँ है? सिक्स्थ और सेवेंथ। उसका मतलब है यहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये आपका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और ये आपका क्या आ गया, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल है। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके? सिक्स। एक्स इज इन ग्रुप 6, एक्स ग्रुप 6 में। तो इसके बाद आप डेटा बुकलेट खोलेंगे और डेटा बुकलेट में आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और ग्रुप 6 देखेंगे। ग्रुप 6 में ये एलिमेंट है, इनमें से कोई एक आपको लिस्ट में दिया हुआ होगा। ठीक है, ढूंढते हैं, ये रहा। सही है, क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ ले। अच्छा मुझे बताएं कि जो एलिमेंट ग्रुप 4 में होगा उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अच्छा, और उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कौन से इलेक्ट्रॉन के बाद बढ़ जाना चाहिए, कौन सी के बाद बढ़ जाना चाहिए? यूज राइज का बनना चाहिए, यूज राइज होना चाहिए फोर्थ से किसमें? फिफ्थ में। आपने सबका से फोर्थ एंड फिफ्थ स्टडी करना है, क्योंकि सवाल बाकी नहीं, पूरा नहीं स्टडी करना, क्योंकि बोला था ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 का मतलब है फोर्थ और फिफ्थ स्टडी करो। तो बताओ कौन दिख रहा है ग्रुप 4 का? सी। यस सर, सी। वो आपका आंसर है। अब ये बताएं मुझे, ग्रुप बताएं ये कौन से ग्रुप का है? इसको देख के बताएं कौन से ग्रुप का है। सर ग्रुप 6। 6 का है। 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 6 का है। तो ग्रुप 6 जो होता है, आपने कहा 6 ग्रुप का है, 6 का है, तो ग्रुप 6 की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होती है? P4। ग्रुप 6 होता है पी ब्लॉक में, और क्या होता है, P4 होता है। तो P4 ये रहा, सी आंसर है। सी हो। अक्सर बच्चे डी कर देते हैं, ये ग्रुप 8 होता है भाई, P6 ग्रुप 8 होता है। इसका 6 देख लेते हैं अक्सर बच्चे। पी का 6 ग्रुप 8 होता है, पी का 4 है ये। समझ में आई ये बात? अब आपका होमवर्क ये फाइल आपके पास है,
इसके अंदर जितने एमसीक्यूज है ना, ये सारे एमसीक्यूज नीचे आंसर दिए मैं, ठीक है। और तो कितने एमसीक्यूज हैं ये, कोई 32 34 एमसीक्यूज हैं बेटा। ये सारे एमसीक्यूज आपने करने, सही है। इसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो मैंने आपको कुछ दिन सॉल्व करना सिखाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। अभी दोबारा बता रहा हूँ कि मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करना है आपने। मल्टीपल स्टेटमेंट आपने ऐसे सॉल्व करना है कि जब आप सेक्शन बी पे आएंगे, इसमें सवाल दिया हुआ है कि आइसोटोप कोबाल्ट जिसका प्रोटॉन नंबर 27 दिया हुआ है और मास नंबर 60 दिया हुआ है, इसके बारे में कौन सी बातें सही हैं। पहली बात, इसमें 33 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकाल लोगे भाई, 60 - 27 करें, क्या आंसर आएगा। 33। तो ये बात क्या हो गई, सही। इट्स न्यूक्लियस हैज रिलेटिव चार्ज ऑफ 27, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्योंकि भाई प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 27। तो ये बात सही हो गई। इट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोटोप, जो इसका आइसोटोप होगा उसके मुकाबले में इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ये बात भी सही हो गई। तो जब तीनों बातें सही हो जाती हैं, तीनों बातें सही हो जाती हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, ए। तो आप इसका आंसर दोगे, इसका आंसर हो गया ए। समझ में आई, ऐसे सॉल्व होता है ये। तो जब आप नीचे मेरे आंसर्स पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए लिखा हुआ होगा, क्योंकि उसकी तीनों स्टेटमेंट सही हुई हैं। या नीचे आंसर देखिएगा, आंसर में ए लिखा होगा। इसके कितने एमसीक्यूज हैं, ये देखें, इसके आंसर में ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है तीनों स्टेटमेंट सही हैं। समझ में आई। इसके 32 एमसीक्यूज हैं। तो आपका आज का टास्क है कि आपने 60 एमसीक्यूज निपटाने हैं पूरे, और कल मुझसे पूछ लेने हैं। कल मेरा टास्क मैं आपको दूंगा थ्योरी क्वेश्चंस का, क्योंकि आपके पास फिर वीकेंड होगा पूरा, कल आपकी लास्ट क्लास है मेरे साथ। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी क्लास स्कूल में मुलाकात होगी। तो आप ये करके लेकर आइएगा क्वेश्चंस, थ्योरी, और फिर ये क्लास में डिस्कस होंगे जो आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे स्कूल के अंदर। ठीक है बेटा, इंस्ट्रक्शंस सर क्लियर ये हैं आपकी। सवाल करने का है, क्या चीज, ये सवाल कहाँ करना है सर, मतलब कोई कॉपी वॉपी बनाकर करना है? वैसे तो जब आप नेक्स्ट वीक स्कूल में आ जाएंगे तो आपको उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, आप उसमें सॉल्व करेंगे इसको स्कूल की तरफ से। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही कहीं पे सॉल्व कर लें ताकि आपका काम आगे बढ़े। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन ये स्टार्ट वर्कशीट कर दें ग्रुप आप पे लोग। आएगी, जी वर्कशीट जो है वाली ग्रुप पे आएगी। बेटा, पहली क्लास है आपकी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वर्कशीट आप कहाँ मिलेगी। नहीं, मैं इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी पहली क्लास है क्या। नहीं नहीं, शुरू से ले रहा हूँ। अबे तो शुरू से ले रहा है तो पहले 32 क्वेश्चन कहाँ से किए थे वाले। तो वो नहीं किए थे ना, मिस हो गई थी वो वाली। तभी तो पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं किए तो यही वर्कशीट कहाँ है तुम्हारे पास, ये तो ग्रुप में भेजी भी ऑलरेडी। पहले से भेजी हुई आपने। तो बच्चे कर चुके हैं क्वेश्चंस में से, सही है सही। इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया अभी तक। भाई देखें, सारे बच्चे एक बात सुन लें जरा यहाँ पे ना, ये कोई रीजन नहीं है हमारे पास यहाँ पर कि मैंने वो क्लास मिस कर दी थी। ठीक है, मिस करने वाली रीजन हमारे पास ए लेवल में है ही नहीं। आप जिस दिन मिस करेंगे ना, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने किसी बच्चे से पूछना है क्लास के कि आज काम क्या हुआ था, और आपने नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करके लेकर आना है। ठीक है, वरना तो फिर आप आगे पीछे हो जाएंगे, जैसे हमारे ये भाई हुए हैं कि कहाँ कहाँ है ये वर्कशीट, कब आई है वर्कशीट, कौन सी वर्कशीट, ये रही वर्कशीट भाई, ये भेजी हुई है आपको डेटा बुकलेट के ऊपर। कौन सी तारीख थी ये, 8 तारीख को, 11 तारीख को, आज 24 है भाई, 10 दिन हो गए, तुम्हें पता ही नहीं वर्कशीट भेजी हुई है। ये वर्कशीट है भाई,
तो ये हालात हो जाते हैं कि 10-15 दिन बाद भी आपको पता नहीं होता क्लास में क्या हो रहा है। तो आप लोग अगर ए लेवल में आ गए, तो जिस दिन आप बच्चों की तरह छुट्टी करें ना, तो उस दिन आप उस बच्चे से पूछ लें क्लास के दूसरे से कि आज क्या हुआ था, मैंने क्या मिस किया, ताकि आप अगली क्लास में टीचर के साथ खड़े हों। यही वो गैप है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बढ़ता जाता है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे, तो ये आप फिर ज़्यादा गैप में आएँगे, या इवन आप साथ नहीं चलेंगे। जैसे आज आपको होमवर्क दे दिया, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जो बच्चा क्लास में से कर लेगा, वो उसकी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएँगी, हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? मैं आपको अभी तो डेडिकेटेड टाइम दे सकता हूँ इसके लिए, आप जितना पूछना चाहें, हमारे पास अभी टाइम है। बट एज़ अ क्लास जब हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाते हैं, तो मेरा पूरा फ़ोकस नेक्स्ट चैप्टर पे होता है। फिर अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हम व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, वो चीज़ें पूछते रहेंगे। मैं काफ़ी बिज़ी होता हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे होते हैं। जैसे आज सुबह से ही देखें, ये सारे ये मैसेजेज़ हैं। मैं हर एक को व्हाट्सएप पे अटेंड नहीं कर सकता, ये सारे आज के मैसेजेज़ हैं, सुबह से, ठीक है? मैं सबको अटेंड करूँगा, तो मैं नॉर्मल लाइफ़ नहीं जी सकता, इतनी ज़्यादा आपके साथ एंगेज हूँ, अभी आपको पढ़ाऊँ या पीछे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, कैसे कराएँ? क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हैं बच्चों के व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्लास के अंदर आपने साथ चलना है। तो अब मैं इसको डेडिकेटेड टाइम दूँगा नेक्स्ट क्लास में कल, इन 60 एमसीक्यूज़ को। कल आप पूछें, जितने क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, कल मैं सॉल्व करा दूँगा आपको, ठीक है? पर अगर आप कल होमवर्क नहीं करेंगे और फिर आप बाद के लिए रखेंगे, तो वो आपको वो अटेंशन नहीं मिल पाएगी, आगे पीछे हो जाएँगे आप क्लास। ए लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्लास के साथ चलना। जो टास्क मिला है उसको प्रायोरिटाइज़ करके कहीं पे अपनी डायरी बनाएँ, अगर आपको याद नहीं रहता। कहीं मोबाइल के अंदर अपना, जो बच्चों के एक एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें वो अपने नोट प्रायोरिटीज़ सेट करने की एप्लीकेशन होती हैं, काइंड ऑफ आपका लेजर होता है, प्लानर होता है। उसमें आप रिमाइंडर डाल लें कि भाई आज मैं इतने बजे फ्री हूँ, मुझे पता है मैं इस टाइम पे अलार्म बजे, मुझे पता चल जाए मेरा होमवर्क का टाइम हो गया, मैंने टास्क कंप्लीट करना है केमिस्ट्री का, ताकि आप भूलें नहीं कहीं से, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें सेट करके चलना पड़ेंगी। चलें भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।